एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं अपने जेईई जेईई एग्जाम की तैयारी। लेकिन अगर ये एक्ट आपका किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम कैसे पढ़ते हैं। हम अपने बेयर एक्ट को हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक है, बेयर एक्ट हमारे साथ रहेगा और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे हम सेक्शन के साथ उसको कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 71 से। राइट, हमें सेक्शन 71 से स्टार्ट करना है। तो देखिए सेक्शन 71 है कॉस्ट से रिलेटेड। ये सेक्शन कहता है एवरी अवार्ड शैल मेंशन द कॉस्ट incurred in the proceedings and specify who will pay those cost and in what proportion। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे अवार्ड। ठीक है, अथॉरिटी अवार्ड पास कर रही है। ठीक है, तो इससे पहले के सेक्शन में हमने पढ़ा था ना कि फॉर्मेट क्या रहेगा अवार्ड का। ठीक है, और जो ये अवार्ड दे रही है अथॉरिटी वो डिसाइड कर रही है, तो वो क्या क्या चीजें देखेगी कि कलेक्टर ने सेक्शन 26 से 30 तक फॉलो किया था या नहीं किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। तो अब हम सेक्शन 71 में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार में कार्यवाही में हुए जो खर्चों का उल्लेख होगा। अगर अब आप जो अवार्ड पास कर रहे हैं ना, अथॉरिटी जो प्राधिकरण ये अवार्ड पास कर रही है, वो इस अवार्ड में ये भी लिखेगी कि इस कार्यवाही को करने में, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है उसको भी लिखेगी और ये भी बताएगी कि खर्च कौन और किस अनुपात में वहन होगा, कि ये जो पैसे लगे हैं ना प्रोसीडिंग करने में, इसको कौन भरेगा इन पैसों को और कितना प्रोपोर्शन रहेगा। तो ये सारा कौन डिसाइड करेगी, ये भी अथॉरिटी बताएगी कॉस्ट के। ठीक है, अवार्ड में ही ये कॉस्ट को लिख देगी। तो धारा 71 का जो सबसेक्शन 1 है उसके अनुसार प्रत्येक पुरस्कार में क्या उल्लेख होना चाहिए, तो प्रत्येक पुरस्कार में कार्यवाही की लागत एवं भुगतान की जिम्मेदारी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड लायबिलिटी फॉर पेमेंट लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या अंडरलाइन करेंगे, कीवर्ड क्या है हमारा, ये जो अवार्ड है इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, और कौन पे करेगा इसको भी अंडरलाइन कर लो आप। सबसेक्शन 1 आपका हो गया। अब सबसेक्शन 2 कहता है when the collector's award is not upheld, generally the collector shall bear the cost unless the applicant's claim was excessive or negligent। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है यदि क्या हो रहा है, कलेक्टर का पुरस्कार सही नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, जो कलेक्टर ने अवार्ड पास किया उससे जो इंटरेस्टेड पर्सन है उस अवार्ड से रिलेटेड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर ने ये अवार्ड ठीक तरीके से पास नहीं किया है, इसलिए हम अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। अथॉरिटी के पास गए, अथॉरिटी ने अब अवार्ड पास कर दिया। ये सबसेक्शन कह रहा है कि अगर कलेक्टर ने जो अवार्ड पास किया है उसको सही नहीं पाया जाता है तो जनरली क्या होगा, खर्च कलेक्टर द्वारा वहन किया जाएगा जब तक कि आवेदक का दावा अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत ना किया गया हो या उसने लापरवाही नहीं की हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कोर्ट ने, कलेक्टर ने अवार्ड पास किया था, कलेक्टर ने अवार्ड पास किया था, सारी डिटेल्स लिखी थी, तो पर्सन जो लोग हैं बेसिकली उनको तो कलेक्टर के अवार्ड को मान लेना चाहिए था, वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हम तो अथॉरिटी के पास जाएंगे। अब अथॉरिटी ये कह रही है कलेक्टर साहब, अगर जो आपने अवार्ड पास किया है ना ये, और अगर मैं देख रहा हूं अगर ये आपने अवार्ड ठीक तरीके से पास नहीं किया, 26 से लेके 30 का प्रोविजन जो था आपने अगर वो फॉलो नहीं किया था, चैप्टर 5 को फॉलो नहीं किया था, तो कलेक्टर साहब ये जो सारी कॉस्ट लगी है ना, ये जो सारी कॉस्ट है जो हमारी प्रोसीडिंग में जो सारा खर्चा हुआ है अथॉरिटी में, ठीक है, अथॉरिटी की प्रोसीडिंग में जो खर्चा हुआ है, कलेक्टर साहब ये सारा पैसा आप देंगे। कलेक्टर को भी नहीं छोड़ रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट, समझ रहे हो आप, कलेक्टर। ठीक है, और कब तक, जब तक कि एप्लीकेंट का जो क्लेम है वो एक्सेसिव और नेग्लिजेंट ना हो। ठीक है, अगर एप्लीकेंट जब आ रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है रेफरेंस की और वो अथॉरिटी से बहुत ही जितना भी रीजनेबल वो कॉम्पनसेशन मांग रहा है, एक्सेसिव कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है, नेग्लिजेंट नहीं है वो अपने पार्ट पे, ठीक है, तो फिर कॉस्ट कलेक्टर साहब भरेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 2 के सामने आप लिख लीजिए कॉस्ट बियर बाय कलेक्टर साहब। ठीक है, अब आ जाइए इसके एमसीक्यू पर।
नॉर्मली कौन बियर करता है कॉस्ट व्हेन द कलेक्टर अवार्ड्स इज नॉट अपहिल्ड? तो जब कलेक्टर का पुरस्कार बरकरार नहीं रहता तो सामान्यतः कौन खर्च वहन करेगा? तो कलेक्टर साहब। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 72 इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन। अब ये कह रहा है सेक्शन, इफ द अथॉरिटी फाइंड्स दैट collector should have awarded a higher compensation, कलेक्टर साहब को तो ज्यादा कंपनसेशन अवार्ड करना चाहिए था, इट मे डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on the excess amount at 9% per annum from the date of possession. ठीक है, till payment. If excess amount remains unpaid for more than 1 year from possession, interest shall increase to 15% per annum after that period. समझ आया आपको? ये सेक्शन कह रहा है कि यदि अथॉरिटी को ये लगता है कलेक्टर को अधिक मुआवजा देना चाहिए था, ठीक है, अथॉरिटी को भी लग रहा है कि जो ये कलेक्टर ने कंपनसेशन दिया है ये उसने ठीक पास नहीं किया है, ये कलेक्टर साहब को भी लग रहा है कि ये अथॉरिटी को भी लग रहा है कि ज्यादा पे करना चाहिए था, ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो अतिरिक्त राशि पर, ठीक है, जो एडिशनल जो आपको पे किया जा रहा है, ठीक है, जो हाइयर कंपनसेशन है, अब क्या होगा? अतिरिक्त राशि पर कब्जे की तिथि से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि अथॉरिटी को भी लग रहा है कि ये जो इनको मुआवजा दिया जा रहा था ये कम था, अब आपको अतिरिक्त राशि मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा? उस अतिरिक्त राशि पर कब्जे की तिथि से, जिस दिन से लैंड को अक्वायर किया था उस पर पोजेशन हुआ है, तो जिस दिन से पोजेशन किया गया है और भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे अथॉरिटी साहब की इनको 9% का क्या दो? 9% का पर एनम एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट उस पर आप पे करके दो, ठीक है, और यदि ये राशि कब्जे की तिथि से एक वर्ष के अंदर नहीं दी जाती है, ऐसा है कि पोजेशन तो ले लिया, ठीक है, लैंड एक्वायर करने के बाद पोजेशन भी ले लिया, और अभी तक ये 9 वर्ष का ये ब्याज था जो आपको देना था 9% पर एनम, वो 1 साल हो गया अभी तक नहीं दिया, उसके बाद 15% वार्षिक ब्याज देना होगा, फिर 15% हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात याद रखो, 72 7 + 2 कितना होता है? 9, ठीक है, तो कितने परसेंट बात की गई है? 9% की बात की गई है इस सेक्शन में, ठीक है। और ये सबसेक्शन एक्चुअली इसके अंदर एक ही सेक्शन जो डायरेक्टली गया सेक्शन 72, तो 9% की बात की गई और प्रोविजो में बात की गई है 15% की बात जो है, यस 15% की बात, ठीक है, कहां की गई है? इसके प्रोविजो में की गई है, ठीक है, याद रखना क्या कह रहा है ये सेक्शन कि कलेक्टर को, अगर अधिकरण को ये लगता है कि कलेक्टर को अधिक मुआवजा देना चाहिए था, ठीक है, और उसने नहीं दिया, तभी तो अथॉरिटी के पास मामला आया है कि पर्सन को लग रहा है कि हमें बहुत कम मुआवजा दिया है, तभी तो अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, अथॉरिटी को भी ये लग रहा है कि पर्सन सही है, तो कलेक्टर को कहेंगे अतिरिक्त राशि है, ठीक है, अतिरिक्त राशि पर जो आप एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं उस एडिशनल अमाउंट पर कब्जे की तिथि से भुगतान तक आप क्या करेंगे? 9% वार्षिक ब्याज भी देंगे, और अगर आपने कब्जे की तिथि से लेकर 1 साल के अंदर ये नहीं दिया आपने, तो फिर आप 15% का ब्याज देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है हमारा 9%, ठीक है, जो एक्सेस कंपनसेशन पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, अतिरिक्त मुआवजे पर जो सामान्य ब्याज दर है वो क्या है? याद रखना है, एक छोटी छोटी चीजें याद रखना है, एक्सेस कंपनसेशन जो आप पे कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट लगाने की बात हो रही है, ठीक है, तो कितना है? 9%। और एक्सेस कंपनसेशन अगर रिमेन अनपेड फॉर 1 ईयर, और आपने 1 साल तक एक्सेस कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, पोजीशन लेने के बाद भी 1 साल हो गया है, अब इंटरेस्ट रेट आपका कितना बढ़ जाएगा? हो जाएगा 15%, ठीक है। अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज सामान्यतः किस तिथि से गणना किया जाता है? जो आप अतिरिक्त मुआवजा है उस पर ब्याज दे रहे हैं तो किस तिथि से गणना होती है? फ्रॉम विच डेट इज द इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन जनरली कैलकुलेटेड?
तो पोजेशन की डेट से होती है। यस, वेयर इज द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड, याद रखना एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, डेट ऑफ अपील या जिस दिन से लैंड एक्वायर हुई है उस दिन से नहीं, भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आ जाइए 73 पर, ये कहता है रीडिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवार्ड ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, प्राधिकरण के अधीन निर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनः अवधारण। ये सबसेक्शन कहता है इफ द अथॉरिटी अवार्ड्स हायर कंपनसेशन देन द कलेक्टर, ठीक है, other landowners covered by the same preliminary notification under section 11 may apply for redetermination of their compensation even if they had not earlier applied to the collector. Such application must be made within 3 months from the date of authority's award. Very important point, ठीक है, to be discussed. अब मेरी बात सुनिए, ये सेक्शन कहता है कि अगर प्राधिकरण जो है कलेक्टर के द्वारा दिए गए मुआवजे से अधिक मुआवजा प्रदान करते हैं, क्योंकि आप कलेक्टर के द्वारा मुआवजा जो दिया जा रहा था उससे सेटिस्फाई नहीं थे, आपने बोला कलेक्टर साहब से हमारा तो मामला आप रेफर कर दो अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी के पास मामला चला गया, अथॉरिटी ने पाया बिल्कुल सही बात है, कंपनसेशन कम मिला है, कंपनसेशन ज्यादा मिलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया था उसके तो मजे आ गए, ठीक है, क्योंकि उसको तो कंपनसेशन जो कम लग रहा था अब तो उसको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन उस टाइम पे और लोग भी तो ऐसे थे ना जिनकी लैंड को एक्वायर किया गया होगा और फिर उनको कंपनसेशन मिला होगा, वो तो शांति से लेके बैठ गए उस कंपनसेशन को, लेकिन अब उनका भी दिमाग खराब हो गया कि इसको तो ज्यादा कंपनसेशन अब मिल रहा है हमसे, तो वो भी तो पर्सन इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने तो कलेक्टर के पास अप्लाई नहीं किया हमारा मामला रेफर कर दो, अब उनके साथ क्या हो। फिर इस केस में ये कहा गया कि जो उस तो अधिक मुआवजा प्रदान कर रहे हैं तो उसी धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना से अगर प्रभावित अन्य भूमिधर भी अपने मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आई है उस प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन से जो प्रभावित भूमिधर हैं वो कहेंगे क्या कि भाई हमें जो मुआवजा मिला है हमें भी ठीक नहीं मिला है, आप इसको रिडिटरमाइन करो, आप इसका पुनर्निर्धारण करो। हम भी जा रहे हैं कहा आवेदन करने, अप्लाई करने, भले ही उन्होंने पहले कलेक्टर के समक्ष आवेदन नहीं किया हो, क्योंकि पहले तो हमें अवार्ड के लिए अप्लाई कलेक्टर के पास करना था ना, सबसे पहले तो अवार्ड कलेक्टर ही पास कर रहे थे ना, उनके अवार्ड से खुश नहीं थे तब अथॉरिटी के पास जा रहे थे, आप तो कलेक्टर के अवार्ड से खुश हो गए थे ना, आपने तो उनके कंपनसेशन को मान लिया था, तो अब आपने तो अप्लाई नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति अगर गया था उसको अब कंपनसेशन ज्यादा मिल रहा है तो आप भी चले जाइए। और अब आप सीधा कहाँ जा रहे हैं, आप सीधा जा रहे हैं कहां पर, क्या कहते हैं, अथॉरिटी के सामने, ठीक है, और आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं जिस दिन अथॉरिटी ने ये ऐसा क्या कहते हैं अवार्ड पास किया है, ऐसा आवेदन 3 माह के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है, सच एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अथॉरिटीज अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, इतना इजी तरीके से हमने इसको समझ लिया है कि अब कोई भी गलती हमसे नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आ जाइए इसके एमसीक्यू पर। हु कैन अप्लाई फॉर द रीडिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1, बताइए इस धारा के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? खाली ओरिजिनल एप्लीकेंट कर सकता है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड था इन अदर लैंड कवर्ड बाय द सेम नोटिफिकेशन, उसी अधिसूचना से प्रभावित, या फिर ओनली कलेक्टर या फिर कोई भी रिक्वायरिंग बॉडी। देखो इसका जो ये जब 73 से क्वेश्चन बन रहा है ना, उसका आंसर है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड कवर्ड बाय द सेम नोटिफिकेशन। कौन सी नोटिफिकेशन? जो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन सेक्शन 11 में पास हो रही है वो उसी से प्रभावित व्यक्ति है तो लगा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन। लेकिन हमने एक जगह पढ़ा था, ठीक है, एक हमने सेक्शन पढ़ा था, इससे पहले की वीडियो में मैंने कवर करके बताया भी था कि जो पर्सन अफेक्टेड, जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो ही अप्लाई कर रहा है, तो बाद में फिर सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन वो किस बात के लिए था वो आप मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 66 में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपने अथॉरिटी के सामने
मतलब अपना केस रेफर कराया था, तो अथॉरिटी नोटिस भेज रही थी, अथॉरिटी नोटिस भेज रही थी ना कि इस दिन ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, तो वो जो नोटिस एप्लीकेंट को भेजी थी पर्सन इंटरेस्टेड को, लेकिन उनको नोटिस नहीं भेज रही थी जिसने इस कंपनसेशन को ले लिया था। तो देखो नोटिस की बात आए तब हम पर्सन इंटरेस्टेड के अलावा और भी जिन्होंने कंसेंट दे दी थी विदाउट प्रोटेस्ट कंपनसेशन जो उनको अवार्ड किया जा रहा था उनको नोटिस नहीं भेजा जा रहा था। अब वही बात आ गई है कि अब कंपनसेशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तब अब डायरेक्ट अवार्ड जो है क्या कहते हैं अथॉरिटी के पास आपने अप्लाई किया है। दोनों चीज का डिफरेंस है, जिन स्टूडेंट से मेरी पहले के लेक्चर्स देख के उनको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये बताइए within what period must the application for redetermination be made? पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन कितने समय में किया जाना चाहिए बताइए। तो अगर आपको, अब आप वो व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं कि नहीं, होता है ना कि उसका काम हो गया, अन्य नहीं अब आप मेरा भी काम कीजिए, उसको कंपनसेशन मिल गया ना ज्यादा, नहीं अब मेरे को जो कंपनसेशन है कम मिला है, मेरे को भी आप ज्यादा कंपनसेशन दीजिए और पुनर्निर्धारण कीजिए। तो आप कौन व्यक्ति हैं, आपको कितने समय में ये एप्लीकेशन लगानी होगी, आवेदन करना होगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, पुनर्निर्धारण का आवेदन किसके पुरस्कार के आधार पर किया जाता है? अब जो आप रीडिटर्मिनेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो किसके अवार्ड के बेसिस पे लगाए? ग्राम सभा के, या फिर कलेक्टर ने जो अवार्ड किया है पास उसके आधार पर, या अथॉरिटी का अवार्ड ग्रांटिंग हायर कंपनसेशन, या फिर डी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर। तो एक बात याद रखना, रीडिटर्मिनेशन की जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो अथॉरिटी ने जो अवार्ड ग्रांट किया है हायर कंपनसेशन उसके बेसिस पे लगा रहे हैं रीडिटर्मिनेशन की। जब आप कलेक्टर के अवार्ड की एप्लीकेशन अथॉरिटी के पास लगाते हैं तो वो आप डिटर्मिनेशन के लिए लगा रहे हैं, वो रीडिटर्मिनेशन के लिए रीडिटर्मिनेशन के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो वो तो आप फिर कलेक्टर के अवार्ड के लिए कलेक्टर के अगेंस्ट में मतलब अवार्ड के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है आपने अथॉरिटी को जो एप्लीकेशन लगाई है तो वो अथॉरिटी का जो अवार्ड आया है ना हायर कंपनसेशन का, उसके बेसिस पर आप जा रहे हो कि हमारा भी मामला देखो ना, हमें भी कम कंपनसेशन मिला है। ठीक है, आ जाइए इसके सबसेक्शन 2 पर। इसमें आपने क्या वर्ड अंडरलाइन करेंगे? सेक्शन 73 में 2 वर्ड याद करना, एक तो क्या, रीडिटर्मिनेशन और एक्सेस ऑफ द अमाउंट अवॉर्डेड। ठीक है, और रीडिटर्मिन कर रहे हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, और 3 महीने के अंदर कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आ जाइए सबसेक्शन 2। अभी सबसेक्शन 2 क्या कहता है? Subsection 2 says that after receiving the application, the collector shall conduct an inquiry, give notice to all interested person, providing an opportunity of hearing, and then determine the compensation payable. ठीक है, देखो इसका जो सबसेक्शन 1 है ना उसका एक प्रोविजो है, उस प्रोविजो को एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रोविजो में ये लिखा है कि जो आपको इस कॉपी ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगेगा ना उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। जो हम 3 महीने को कंप्यूट कर रहे हैं ना, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कहते हैं अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन लगाने के हमारा भी रीडिटरमाइन करो कंपनसेशन को, तो उसमें आप जो कॉपी ऑब्टेन करने में टाइम लग रहा है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, याद रखना। अब आ जाओ सबसेक्शन 2 में। ये कह रहा है कि धारा 73 के सब सेक्शन 2 के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर अब कलेक्टर ये जांच करेगा कि संबंधित जो व्यक्तियों को नोटिस देगा, सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देगा, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा देय मुआवजे का निर्धारण करेगा। क्योंकि मामला पहले कलेक्टर के पास था, उसके बाद आपने रेफर करके बोला था कि आप अथॉरिटी के पास भेज दो, अथॉरिटी ने सारा मामला देख लिया है। अब ये कह रहा है कि जैसे ही अब एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है कलेक्टर, तो कलेक्टर कंडक्ट करेगा इंक्वायरी, नोटिस देगा जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है उनको सुनेगा और फिर अब डिटरमाइन करेगा कि कितना कंपनसेशन पेबल है। ठीक है, द कलेक्टर शैल ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 कंडक्ट एन इंक्वायरी। और आपको एक बात मैं ये बता देती हूँ, जो हम यहाँ पे 3 महीने के अंदर हायर कंपनसेशन अवार्ड पास किया है अथॉरिटी ने, तो अब हम कह रहे हैं ना कि क्योंकि
एक्चुअली हम तो कलेक्टर का जो अवार्ड आया तो उससे सेटिस्फाई लोग हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमें भी ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, आप रीडिटरमाइन करो। एक बात बताओ, रीडिटरमाइन करने के लिए हम बोलेंगे किसको? भाई जिसने पास किया है अवार्ड उसी को तो बोलेंगे ना। अवार्ड किसने पास किया था? कलेक्टर ने। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो हायर कंपनसेशन का अवार्ड आया ना, उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन कलेक्टर को लगा रहे हो कि एक बार हमारा भी देख लो दोबारा से कि कंपनसेशन हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये सबसेक्शन 2 वही कह रहा है, अब जब कलेक्टर के सामने आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस भेजेंगे, उनको सुनेंगे, अब उनका कंपनसेशन को क्या है डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो कलेक्टर है इंक्वायरी कर रहे हैं आफ्टर गिविंग नोटिस, और अब जो है कंपनसेशन उनका डिसाइड हो रहा है। बिफोर रीडिटरमाइनिंग कंपनसेशन, अब कंपनसेशन को रीडिटरमाइन करने से पहले कलेक्टर को क्या करना होगा? तो कलेक्टर को जांच करनी होगी, सुनवाई करने का अवसर देना होगा। मैंने आपको क्लियर इसलिए किया क्योंकि काफी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आया होगा कि अथॉरिटी के पास, एक्चुअली हम अथॉरिटी के पास चले जाएंगे डायरेक्ट कि हमारा भी रीडिटरमाइन कर लो। यहाँ पर अथॉरिटी आपको मौका दे रही है बेसिकली, अगर हायर कंपनसेशन अगर किसी और पर्सन को मिल गया आपको नहीं मिला, कि आप जाइए वापस कलेक्टर के पास और आप रीडिटरमाइन कराइए। ठीक है, लेकिन जाएंगे आप कलेक्टर के पास, जिसने ऑर्डर पास किया वही तो रीचेक करेगा। ओके, आ जाइए सबसेक्शन 3 में। It says if a person is not satisfied with the award made by the collector under this section, he may request the collector to refer the matter. बात घूम फिर के वहीं अटक रही है। देखो बोलते ना कि घूम कर आपको वापस वहीं आना है। कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, आप खुश थे, आपने कंपनसेशन के खिलाफ आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने कंपनसेशन चुपचाप रख लिया। लेकिन उसी कंपनसेशन का विद्रोह करके दूसरा व्यक्ति बोलता है कलेक्टर साहब को मेरा मामला आप अथॉरिटी के पास ले जाओ। मामला अथॉरिटी के पास चला गया, अथॉरिटी ने देखा सही बात है कंपनसेशन कम मिला है, ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा कंपनसेशन दे दिया, बात खत्म। अब वो व्यक्ति जिन्होंने कंपनसेशन लेके चुपचाप बैठ गए थे, अब वो बोल रहे हैं नहीं हमारा भाई मामला आप क्या करो, हमारा भी मामला आप देखो, आपने हमें कम कंपनसेशन दिया है, कंपनसेशन आपने हमें कम दिया। कलेक्टर ने फिर मामला देखा, ठीक है आपको कंपनसेशन 4 लाख मिला है, नहीं आपको 6 लाख मिल जाना चाहिए। आप उसकी बात से अभी भी अब नहीं हो संतुष्ट, पहले तो 4 लाख भी लेके बैठ गए, अब 6 लाख पे भी नहीं मान रहे, आप करें नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप तो मेरा मामला अथॉरिटी के पास भेज दो। घूम फिर के आप भी अथॉरिटी के पास जाने का मौका आपको भी मिल गया। ठीक है, ये बेसिकली ये बात ये कह रहा है। ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये अवार्ड, तो भी अब वो एप्लीकेशन कलेक्टर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत कलेक्टर के पुरस्कार को स्वीकार नहीं करता है तो वे क्या कर सकता है? इफ अ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट द कलेक्टर्स अवार्ड अंडर सेक्शन 7(2), व्हाट कैन ही डू? बताओ, क्रिमिनल केस फाइल करेगा? नहीं, अप्लाई करेगा अथॉरिटी को डायरेक्टली थ्रू कलेक्टर, या फिर अप्रोच करेगा ग्राम सभा को, या फिर रिवीजन फाइल करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, वो कलेक्टर के माध्यम से सीधा प्राधिकरण को संदर्भ भेजने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, और देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके जो एक्सप्लेनेशन है ना सबसेक्शन 2 के साथ, वो ये कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हाई कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द लैंड एक्वायर्ड और प्रपोज टू बी एक्वायर्ड इज सिचुएटेड। और इस केस में हाई कोर्ट उसको माना जाएगा जहां पर वो लैंड सिचुएट कर रही है। ठीक है, जो लैंड एक्वायर हुई है वो सिचुएट कर रही है, जो लैंड एक्वायर होने वाली है वो सिचुएट कर रही है, तो उस एरिया में जो हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट माना जाएगा। तो हमारा सेक्शन 74 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन। इसको अभी कवर कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर से 2 सेक्शन है। आ जाइए सेक्शन, नहीं एक अभी सेक्शन रह गया है 74, यस, क्योंकि वो 75 से स्टार्ट है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको हाईकोर्ट वाली बात बताई थी एक्चुअली वो 74 की एक्सप्लेनेशन थी। इट्स माय बैड, वेट। हाँ, तो देखिए सेक्शन 74 बोलता है अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है, अब उच्च न्यायालय को अपील, अभी तक आप कलेक्टर के पास थे, कलेक्टर के पास से आप अथॉरिटी के पास गए, अब आप जा रहे हैं हाई कोर्ट। देखिए ये कहता है द रिक्वायरिंग बॉडी और एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द अवार्ड ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 69, क्योंकि आप तो कभी भी सेटिस्फाई होने वाले नहीं है, आप तो उस लास्ट जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आप वहां तक जाएंगे। अब आप जो रिक्वायरिंग बॉडी है या जो पर्सन इंटरेस्टेड है, वो जो पर्सन अग्रीव्ड है, वो कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी ने अवार्ड पास किया है ना सेक्शन 69 में, ठीक है, सेक्शन 69 में,
वो उसको नहीं मान रहा है एक्चुअली, तो वो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट के सामने विद इन 60 डेज। ठीक है, तो सेक्शन 69 में जो अवार्ड पास हुआ है, अब आप उसके भी, ठीक है, उसको भी नहीं मान रहे हैं, तो आप कितना 30 दिन में आप अपील कर सकते हैं टू हाई कोर्ट। ठीक है, टू हाई कोर्ट। और इसका सबसेक्शन 60 डेज, 60 डेज, आई एम रियली वेरी सॉरी, 60 डेज। ठीक है, उसके बाद ये है रिकरिंग बॉडी प्राधिकरण द्वारा धारा 69 के अंतर्गत दिए गए पुरस्कार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति पुरस्कार की तिथि से 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बताइए, पुरस्कार के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो किस पुरस्कार के विरुद्ध? अथॉरिटीज का जो अवार्ड है अंडर सेक्शन 69। कितने दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं हाईकोर्ट के सामने? तो 60 दिन के अंदर अंदर। कौन अपील फाइल कर सकता है? 74 में अपील फाइल करने का राइट किस किसको दिया है? रिक्वायरिंग बॉडी को भी और पीड़ित व्यक्ति को भी। ठीक है, आप मुझे अब एक बात बताइए, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है अब अभी पता चल जाएगा। रिक्वायरिंग बॉडी को सेक्शन 3 के किस सब क्लॉज में डिफाइन किया हुआ है बताइए? तो मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, रिक्वायरिंग बॉडी जब मतलब जे और जेड और बी, रिक्वायरिंग बॉडी जब मतलब जेड और बी, इसके बारे में बात की थी ना, रिक्वायरिंग बॉडी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखा है? अग्रीव्ड पर्सन। तो अग्रीव्ड पर्सन जैसा कोई वर्ड यहाँ पर डिफाइन है? नहीं, अग्रीव्ड पर्सन जैसा कोई भी वर्ड यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, हमारा इसका प्रोविजो क्या कहता है। देखिए इसका प्रोविजो कहता है, हाई कोर्ट में अलाउ फाइलिंग ऑफ एन अपील इवन आफ्टर 60 days if sufficient cause for delay is shown but the additional period cannot exceed 60 more day। ठीक है, तो 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर दो, हाई कोर्ट संतुष्ट है कि भाई चलो किसी वजह से नहीं अपील फाइल किया तो ज्यादा से ज्यादा 60 दिन का और टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। कैन नॉट एक्सीड, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका एमसीक्यू ऐसे ही बनेगा कि सिर्फ 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है या 60 डेज से ज्यादा का भी। ठीक है, तो 60 डेज से ज्यादा का भी। तो क्या मैक्सिमम एडिशनल पीरियड है जो हाई कोर्ट दे सकता है अपील फाइल करने के लिए? 60 दिन का। सबसेक्शन 2 कहता है दैट अपील शुड बी हर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एफर्ट शुड बी मेड टू डिस्पोज ऑफ देम विद इन 6 months। तो 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर दो और फिर हाई कोर्ट को बोल दे 6 महीने के अंदर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है, 6 month में डिस्पोज ऑफ कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? एंडेवर, मतलब एफर्ट होना चाहिए कि आप 6 महीने के अंदर कर दो, मतलब मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ये। ठीक है, कि कोशिश करो इतने में हो जाए। तो अपील के निस्तारण का प्रयास कितने समय में किया जाना चाहिए? तो 6 महीने में। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हाईकोर्ट का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट का मतलब वो होगा कि उस एरिया में जो लैंड एक्वायर होने वाली है, हुई है, वो सिचुएट कर रही है। तो हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 74, तो कौन से हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन रहता है 74 के अंतर्गत? जहां पर भूमि के क्षेत्र पर अधिकार रखने वाला उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लैंड एरिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये समझ आ रहा है, आपकी जो प्रिपरेशन है स्ट्रांग हो रही है, तो आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखिए, अच्छे से कवर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट, एक्चुअली देयर इज अ स्टूडेंट हु वाज कमेंटिंग ऑन माय कमेंट बॉक्स कि मैम किस नंबर पर आपको इंक्वायरी करनी है जिससे मैं नोट्स परचेज कर पाऊँ। वो मैं काफी टाइम से स्टूडेंट देख रही हूँ, वो क्या कहते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैम नोट्स परचेज करने हैं या टेस्ट सीरीज लेनी है। देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंक्वायरी नंबर डाल दिया है, आप उस इंक्वायरी नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने टेस्ट सीरीज और नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड drop a good comment. Okay, bye bye.